हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड सैंग को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों से लड़ रही होती है। वो गुंडे वहाँ पर उसको मारने के लिए आए थे, लेकिन वो अपनी एनर्जीज को यूज करके उन सारे गुंडों को मार डालती है। फिर दूसरी तरफ सैंग को एक जेल में दिखाया जाता है जहाँ पर उससे लिन मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि अब बस बहुत हो गया है, 3 साल हो चुके हैं कि तुम जेल के अंदर हो, अब तुम्हें वापस बाहर आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी जरूरत पड़ चुकी है, बाकी सब कुछ मैं तुम्हें बाहर आकर ही बताऊंगा। तो सैंग कहती है कि ठीक है, मैं 3 दिन के अंदर बाहर आ जाऊंगी। ये सुनकर तो लेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब सैंग को ले जाया जा रहा था तभी वहां से एक और प्रिजनर को भी दिखाया जाता है। सैंग उस प्रिजनर को देखने लगती है, ऐसे लग रहा था जैसे वो उसको जानती हो। फिर उसके बाद जब पुलिस ऑफिसर उसके साथ बुरा बिहेव करता है तो वो कहती है कि इस तरीके से दोबारा मेरे साथ बात बिल्कुल मत करना, तुम्हारे बच्चे अभी बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे कोई बदला लूं। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि तुम कुछ कर भी सकती होगी। ये सुनकर सैंग को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जीज का यूज करती है। तभी पुलिस ऑफिसर अपना गला दबाने लगता है। इतने में वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आता है और वो पहले वाले पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारता है और वो कहता है कि फौरन इससे माफी मांगो और दोबारा इसके सामने इस तरह की बात करने की कोशिश भी मत करना। तो फिर वो पुलिस ऑफिसर फौरन सैंग से सॉरी करता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि वैसे मुझे ये बताओ कि ये है कौन और तुम इसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो। तो दूसरा पुलिस ऑफिसर उसको बताता है कि इस लड़की का नाम सैंग है और ये डीमंस की एंसेस्टर है और दोबारा इसके साथ पंगा लेने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तभी सैंग कहती है कि मैं 3 दिन के अंदर इस जेल से निकलना चाहती हूँ। यह सुनकर वो दोनों पुलिस ऑफिसर बहुत ही हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि इस आइलैंड पर जो जेल है उससे निकलने के लिए हमें पेपर वर्क करवाना पड़ेगा और उसमें भी 1 मंथ लग जाएगा। तो सैंग कहती है कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, या फिर मुझे यहाँ से रिलीज कर दो या फिर मैं इस पूरे आइलैंड को आग लगा दूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ ही दिन में सैंग को जेल से रिलीज कर दिया जाता है और उसको लिन लेने के लिए आया हुआ था। उधर सैंग फैमिली में मॉम कहती है कि 3 साल पहले सैंग ये घर छोड़कर खुद ही चली गई थी और अब 3 साल बाद वो ये कह रही है कि वो वापस आना चाहती है। पता नहीं उसने ये 3 साल कहाँ पर गुजारे होंगे, हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसको ऐसे अंदर आने दे सकते हैं। तभी सैंग वहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है 3 साल मैं यहाँ पर नहीं थी तो इसका ये मतलब है कि ऑनर्स चेंज हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और डैड उसको वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी सैंग वहाँ पर आकर मॉम के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुई होंगी जब मैंने इस फैमिली का ब्रेक रखा था और आपको क्या लगता है कि अब आप आने के बाद इसके ऊपर ऑनरशिप कर लेंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तभी मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि आप देख सकते हैं कि इसने मुझे कितनी जोर से मारा है और आपको मेरी साइड लेनी चाहिए। तो डैड अपनी वाइफ को साइड पर करते हैं और कहते हैं कि इस सब में मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें सैंग से बदला लेने से पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कि तुम उसके एनर्जीज का मुकाबला कर भी सकती हो या फिर नहीं। और सैंग जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद जब सैंग वहां से जाने लगती है तो मॉम उसको रोक लेती है और कहती है कि अभी तुम्हारा घर नहीं है और ना ही तुम इस घर के अंदर रह सकती हो, तो तुम्हें यहाँ से अभी के अभी निकल जाना चाहिए। सैंग फिर मॉम का बाजू मोड़ देती है और कहती है कि आज तो आपने ऐसी बात कर ली, दोबारा ऐसी बात मत करना वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये कह के वो फौरन से अपने रूम में जाती है। तो वहाँ पर गार्ड उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था। वो कह रहा था कि ये यंग लेडी का स्टूडियो है। सैंग फौरन से उस रूम के अंदर जाती है और उस सारे स्टूडियो को तहस नहस कर देती है। फिर जब जाओ वहाँ पर आती है तो फिर सैंग जाओ को भी थप्पड़ मार देती है और कहती है कि दोबारा तुम अपनी औकात बिल्कुल मत भूलना, यही तुम्हारे लिए और तुम्हारी मॉम के लिए बहुत बेहतर होगा। और ये सब कुछ देखकर जाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर दूसरी तरफ सैंग को उसके फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है। वो सब लोग रेस्टोरेंट में गए हुए होते हैं। इतने में वहाँ पर एक आदमी सैंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो सैंग उसको किक करती है। ये सब कुछ देखकर फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि शुक्र करो कि अभी यहाँ पर वो नहीं आया जो कि मेरे साथ आया हुआ था, वरना वो तुमसे इस तरह से लड़ता कि तुम भी हार जाती। और फिर इतने में वहाँ पर ली पहुँच जाता है और जब सैंग ली को देखती है तो उसको याद आता है कि उसने इन आंखों को पहले कभी देखा हुआ है। वो बहुत ही याद करने की कोशिश करने लगती है। तभी फैंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम इसके साथ फाइट करो और तुम ये बात याद रखना कि ये किसी भी लड़की पर तरस नहीं खाता होता। सैंग कहती है कि तुम में से किसी को भी मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही अच्छे से लड़ना जानती हूँ। फिर उसके बाद ली और सैंग की फाइटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन थोड़ा सा लड़ने के बाद सैंग कहती है कि अब मैं यहाँ पर मजीद नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा और वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी फैंग फिर ली को कहता है कि इस लड़की की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा है, पता नहीं है कहाँ से आई होगी
जाएगी। तो ली कहता है कि ठीक है, फिर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो, मैं जानना चाहता हूँ कि ये लड़की कहाँ से आई है। और दूसरी तरफ लिन सैंग को कहता है कि उस लड़के के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी। सैंग कहती है लेकिन अभी तक उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया था, हमें पता लगवाना होगा कि वो आदमी कहाँ से आया है। फिर उसके बाद वो अपने दिल में कहती है कि इसकी स्ट्रेंथ, इसकी हाइट और इसकी आइज सब कुछ किंग से मिलता है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि यू किंग मेरे सामने खड़ा है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ सैंग एक शॉप पर जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में कुछ और आदमी उसको सिड्यूस करने की कोशिश करने लगते हैं। तो सैंग उनको बहुत ही अच्छा मजा चखाती है। जब वो दोनों फौरन वहाँ से भागते हैं तो फिर सैंग भी शॉप के अंदर जाती है। वहाँ पर वो शॉपकीपर से कहती है कि मुझे ब्लड स्टोन चाहिए। ये सुनकर शॉपकीपर बहुत ही परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पास इस तरह का कुछ भी नहीं है। तभी सैंग उस शॉपकीपर को मजा चखाने लगती है और वो कहती है कि मैंने जिस तरीके से कहा था वो काम तुम्हें उसी वक्त कर देना चाहिए था। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे बता दो कि वो ब्लड स्टोन किधर है। तो फिर वो शॉपकीपर सैंग को बताता है कि मुझे किसी आदमी ने बहुत सारे पैसे दिए थे और वो ब्लड स्टोन मैं उसको दे चुका हूँ। अब मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन थे और किधर से आए थे। तभी सैंग कहती है कि अगर तुम उनको दोबारा देखो तो तुम क्या उनको पहचान लोगे। तो वो शॉपकीपर कहता है कि हाँ, मैं उनको पहचान लूंगा। इतने में वहाँ पर ली और फैंग भी आने लगते हैं। तो शॉपकीपर कहता है कि यही वो दो लोग थे जिनको मैंने वो ब्लड स्टोन दिया था। फिर उसके बाद जब सैंग वहाँ पर ली को देखती है तो वो बहुत ही हैरान होती है। वो ली से कहती है कि तुम मुझे ब्लड स्टोन वापस कर दो। तो ली भी उसको चुप करके स्टोन वापस कर देता है। फैंग कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम ये स्टोन सैंग को क्यों वापस कर रहे हो। तो ली उसको कहता है कि कोई बात नहीं, अब मेरी लाइफ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी पहले थी, तो इस स्टोन के ना होने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी सैंग उस स्टोन को चेक करती है और कहती है कि ये तो फेक है और तुम क्या यहाँ पर मुझे फेक स्टोन देने लगे थे। ये सब कुछ सुनकर फैंग भी हैरान होता है और वो कहता है कि इसके तो मैंने इस शॉपकीपर को बहुत सारे पैसे दिए हैं। फिर उसके बाद वो शॉपकीपर से पूछने लग जाता है और सैंग कहती है कि हमें इस बारे में पता लगवाना ही होगा कि असल स्टोन किधर है और मुझे ये बात पता चल चुकी है कि वो किसी ऑक्शन में है, तो इसीलिए मैं वो ब्लड स्टोन किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहूंगी। फिर उसके बाद जब सैंग अपने घर वापस आती है तो मॉम उसको कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और जाओ भी सैंग को बुरा भला कहने लग जाती है। तभी सैंग उन दोनों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाती है और फिर उसके बाद वो डैड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों को घर से बाहर निकाल दें और उसके बाद ये लोग मुझे यहाँ पर नजर नहीं आने चाहिए। तो डैड भी फिर अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देते हैं और गार्ड्स फिर उन दोनों को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर उसके बाद जब सैंग वहाँ से जाने लगती है तो डैड उसको कहते हैं कि तुम्हारे लिए कि सब कुछ बिल्कुल भी आसान नहीं है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तुम जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर सैंग उनको ओके करके वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सैंग एक न्यू विला में जाती है। वहाँ पर फैंग और ली भी होते हैं। ली कहता है कि जब तक ऑक्शन स्टार्ट नहीं होता तुम इसी विला में रुक सकती हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। फिर उनके वहाँ से जाने के बाद सैंग उस पूरे विला को चेक करती है और उसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। उसका फ्रेंड कहता है कि नहीं, एक प्रॉब्लम हो गई है और हमें हॉस्पिटल चलना होगा। और उधर फैंग ली को ये बात बता देता है कि मुझे लगता है कि मैं सैंग से पहले मिला हुआ हूँ या फिर वो भी तुमसे रिलेटेड है। हो ना हो मुझे सैंग के ऊपर बहुत ही शक होता है। ली कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी इस बात का पता लगवा कर रहूंगा। और इधर सैंग अपने फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर एक अंकल और एक आंट खड़े होते हैं। आंट कहती हैं कि ये क्या कर सकेगी, ये तो इतनी यंग गर्ल है, जब इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सके तो फिर मेरे पेशेंट को बचाने में ये यंग गर्ल क्या हेल्प कर सकती है। तभी सैंग कहती है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की डॉटर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और मैं उसको क्योर कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसा ना कर सकूँ तो फिर आप लोग मुझ पर बिलीव बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को मुझ पर बिलीव करना होगा। अगर मैंने अपना काम कर दिखाया तो आप लोग मुझे रिवॉर्ड देंगे। तभी मिसेस लैन कहती है कि ठीक है, तुम मेरी बेटी को ठीक कर दो तो तुम जो भी रिवॉर्ड मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद सैंग उस पेशेंट के पास जाती है और वो उस छोटी सी बच्ची की डिजीज को डायग्नोज करने लगती है। तभी डॉक्टर कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी इसके ऊपर बिलीव नहीं हो रहा। जब मैं इस बच्ची को डायग्नोज नहीं कर पा रहा तो ये लड़की क्या कर लेगी। अगर इस लड़की ने इस बच्ची को ठीक कर दिया तो फिर मैं इसके सामने नील डाउन करके इसे सॉरी करूंगा। तभी सैंग बाहर निकल कर आती है और वो मिस्टर और मिसेस लैंड को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग फौरन से ऑपरेशन रूम रेडी करें, हमें अभी ही आपकी बच्ची को ऑपरेट करना पड़ेगा। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग क्या जानते हैं कि इस लड़की के पास कोई मेडिकल लाइसेंस नहीं है और ना ही आप लोग इसका नेम या फिर सर नेम जानते हैं, तो आप लोग कैसे अपनी बेटी को इससे ऑपरेट करवा सकते हैं। लेकिन मिस्टर और मिसेस लैंड फिर भी सैंग पर बिलीव करते हैं। कुछ टाइम बाद सैंग ऑपरेशन रूम में होती है और उस बच्ची के पेरेंट्स बहुत ही परेशान हो रहे थे। फिर कुछ ही देर में ऑपरेशन खत्म हो जाता है और मिस्टर और मिसेस लिन को बताया जाता है कि आपकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और अब वो बहुत ही जल्द रिकवर कर जाएगी।
ये सब कुछ देखकर पेरेंट्स बहुत ही खुश होते हैं और वो डॉक्टर बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी सैंग का फ्रेंड कहता है कि अब आपको इसके सामने नील डाउन करके सॉरी कर लेना चाहिए। तो वो डॉक्टर कहता है कि मैं कभी भी इस लड़की से माफी नहीं मांगूंगा। तो सैंग कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस भी कर सकती हूँ, जिसके बाद तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस हमसे ले लिया जाएगा। उसके अलावा मैं ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग भी करती हूँ। अब तुम सोच लो कि तुम्हें मुझसे पंगा लेना है या फिर नहीं। ये सब कुछ देखकर वो डॉक्टर बहुत ही हैरान होता है और वो उसके सामने फौरन नील डाउन करके उससे सॉरी करने लगता है। तभी सैंग कहती है कि अभी इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं रही। इतने में वहाँ पर पुलिस आकर उस डॉक्टर को वहाँ से ले जाती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ एक ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग, ली और सैंग तीनों गए हुए होते हैं। ली सैंग को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये ब्लड स्टोन कोई और खरीदे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही शेयर कर सकता हूँ और ये ब्लड स्टोन मैं ही खरीदूंगा। फिर उसके बाद वो उस ब्लड स्टोन की बोली लगाता है और वो ब्लड स्टोन उसको दे दिया जाता है। फिर जब सेकंड आइटम रखा जाता है तो उसकी बोली एक लड़की लगाती है जिसका नाम कैंग होता है और वो लड़की बहुत ही एरोगेंट लग रही होती है। सैंग कहती है 3 साल पहले भी ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही थी और कॉन्ग अभी भी नहीं बदली है, ये बिल्कुल पागल है। इसको समझ में नहीं आती है कि पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ कि ये क्या करती है इस दफा। फिर उसके बाद जब ऑक्शन एंड होता है तो सैंग वहाँ से बाहर आती है और वो 2 गार्ड्स को बेहोश करके एक रूम के अंदर जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि 2 लड़कियों को किडनैप किया गया था। वो उनको आजाद करती है और फिर उनको एक काम पर भेज देती है। फिर उसके बाद वो लिन को कॉल करके उसको भी बता देती है कि हमारा काम हो चुका है। फिर इतने में उसके पास फैंग और ली पहुँच जाते हैं। ली कहता है कि चलो मैं तुम्हें अब घर छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद वो सब लोग घर वापस आते हैं और सैंग ली को कहती है कि तुम भी उसी आइलैंड से आए हो ना जहाँ पर सबको जेल में डाला गया था। ये सब कुछ सुनकर तो ली बहुत ही हैरान होता है। सैंग कहती है कि मैं तुम्हें पहचान गई थी। तो फैंग कहता है कि तुम तो बिल्कुल 20 साल की लगती हो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एक्चुअल एज क्या है। सैंग कहती है मैं वो नहीं हूँ जो कि तुम मुझे समझ रहे हो, मैं इमॉर्टल हूँ, तुम मुझे एंसेस्टर समझ सकते हो अपना, मेरी एज तुमसे बहुत ही ज्यादा है। फैंग कहता है कि इसका ये मतलब हुआ कि तुम एक गोस्ट हो। सैंग कहती है कि ये तुम्हारी मर्जी, तुम जो समझना चाहते हो तुम समझ सकते हो, लेकिन बस तुम ये समझ लो कि मैं तुम जैसी नहीं हूँ। फिर उसके बाद वो एक पिक्चर उठाती है। ली उसको बताता है कि ये मेरे पेरेंट्स की पिक्चर है और वो 10 साल पहले गायब हो गए थे। मैंने उनको बहुत ढूंढा लेकिन मैं नहीं जानता कि वो किधर गए थे। सैंग कहती है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को एक वैली में देखा था और अब मैं नहीं जानती कि उनके साथ क्या हुआ होगा। ली कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। सैंग कहती है कि ये सब कुछ बहुत ही रिस्की है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। ली कहता है कि ठीक है, फिर मैं अपना सामान पैक करता हूँ, हम लोग जल्द ही वहाँ पर सर्च करने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद वो लोग होंग यान से मिलते हैं और सब लोग उस मैप को देखकर प्लान कर रहे होते हैं कि हम लोग ली के पेरेंट्स को कहाँ से ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद सैंग और ली उसी प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं। इतने में उनको पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ही देर में कॉन्ग पहुँचने वाली है, तो वो लोग छुप जाते हैं और ली कॉन्ग के सर में एक स्टोन मारता है। फिर वो दोनों उसके सामने जाते हैं। कॉन्ग कहती है कि सैंग तुम अभी तक मरी नहीं थी क्या, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी होगी। चलो कोई बात नहीं, पहले नहीं मरी थी लेकिन अब तुम मर जाओगी। फिर उसके बाद कॉन्ग के गार्ड्स उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता और ली अपने पावर्स का यूज करके उन गार्ड्स को 1 मिनट में गिरा देता है। कॉन्ग कहती है कि ये सब कुछ क्या है और तुम ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कर रही हो। सैंग कहती है कि दोबारा मेरे ऊपर इस तरह की ट्रिक्स अप्लाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे ऊपर बिल्कुल असर नहीं करेंगी। तभी कॉन्ग अपनी पिस्टल को भी निकाल लेती है, लेकिन सैंग अपनी एनर्जीज को यूज करके वो पिस्टल उसी की तरफ मोड़ देती है और वो कहती है कि अब तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी डेथ दोनों मेरे हाथ में है, तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए जो कुछ तुम जानती हो, और तुम कहाँ से आई हो तो मुझे ये भी बता दो। कॉन्ग कहती है कि तुम लोग मुझसे इतनी आसानी से कुछ भी नहीं उगलवा सकते, अगर नहीं यकीन आता तो फिर तुम लोग चेक कर लो। और तभी अचानक से कॉन्ग नीचे गिर जाती है। ली कॉन्ग को चेक करता है और फिर वो सैंग को बताता है कि इस लड़की ने पॉइजन पीकर सुसाइड कमिट कर ली है। मुझे लगता है कि इन सबकी ब्रेन वॉशिंग की गई है और ये काम किसी बहुत ही बड़े इंसान का है जो कि नहीं चाहता कि हम उस तक पहुंच जाएं। सैंग कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग पता लगवा कर रहेंगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। फिर उसके बाद वो सब लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सबके सामने कह रहा होता है कि मैं वैम्पायर आइलैंड का मास्टर हूँ। इतने में सैंग और ली उसके पास पहुँच जाते हैं और सैंग अपनी पावर्स का यूज करके उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। फिर सैंग उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम तो मास्टर हो ना, वो भी वैम्पायर आइलैंड के, तो तुम मेरे सामने नील डाउन करके क्यों बैठे हुए हो। तो सैंग कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, तुम कई सालों से गायब थी तो मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ पर चली गई हो। उसके अलावा और भी बहुत से लोग हमारे आइलैंड से गायब हो चुके हैं, मैं यहाँ पर खुद से नहीं आया बल्कि मुझे यहाँ पर भेजा गया है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत कहना। तभी सैंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वापस आ चुकी हूँ। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि असल में आइलैंड पर हो क्या रहा है। फिर उसके बाद जब सैंग वहाँ से जाता है तो ली
सैंग की केयर करने लगता है। सैंग कहती है कि तुम मुझसे ये सब कुछ मत छुपाओ, तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। ली कहता है कि मेरे पास वैसे भी लाइफ बहुत ही कम है, क्योंकि मेरे पास कोई ब्लड स्टोन नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे कन्फेस कर देता हूँ। ये सब कुछ सुनकर सैंग बहुत ही खुश हो जाती है और वो फिर ली को कहती है कि हम दोनों वैसे भी एक परफेक्ट मैच है और मैं तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर ली भी स्माइल करता है। उन दोनों को ऐसे खड़े हुए वहाँ पर कुछ लोग देख लेते हैं। तभी होंग यान डोर ओपन कर देती है और सैंग उनको अपनी पावर से नील डाउन करवाती है। सैंग कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तो वो लोग उनको सब कुछ सच सच बता देते हैं कि हम लोगों को भी यहाँ पर भेजा गया है और हम लोग चैंग के साथ काम कर रहे हैं। चैंग कहता है कि तुम मुझे इस दरमियान में मत लाओ, मैं भी यहाँ पर एक पर्पस के तहत ही भेजा गया हूँ और तुम लोग दोबारा मेरा नाम लेने की कोशिश भी मत करना। फिर उसके बाद दूसरी तरफ ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैंग और ली दोबारा से गए हुए होते हैं। वहाँ पर सैंग अपने डैड को देख लेती है। फिर वो लोग डैड से बात करते हैं। डैड कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने एक फ्रेंड के साथ आया हुआ था, लेकिन सैंग को डैड के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। तभी सैंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप इस बारे में बहुत ही क्यूरियस होंगे कि मेरे और आपके ग्रैंडफादर के दरमियान क्या हुआ था, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपके ग्रैंडफादर बैटल फील्ड में थे और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे, तब मैंने उनकी हेल्प की थी और वो मुझे थैंक्स करना चाहते थे। और फिर उसके बाद मैं आपकी ग्रैंडमदर से मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर मैं रहती थी उस घर को आग लग गई थी। तब आपके ग्रैंडफादर ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन वो खुद अपनी जान गंवा चुके थे। फिर उसके बाद मैंने आपकी मॉम को बड़े होते हुए देखा और मैंने आपको भी बड़े होते हुए देखा है। आपकी मॉम बहुत ही ज्यादा करेजेबल लड़की है और आपकी मॉम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। और फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स ने भी अपनी जान गंवाई थी, वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो हक पर थे और वो हक पर रहते हुए ही फाइट करते करते अपनी जान दे चुके थे। लेकिन आप जानते हैं कि आप बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं हैं, ना आप अपने पेरेंट्स के जैसे हैं और ना ही आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे हैं। लेकिन क्योंकि मेरे आपके ग्रैंडफादर के साथ बहुत ही अच्छे टर्म्स थे, इसीलिए मैं आपको एक और चांस देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद डैड के सामने ड्रिंक्स रखी जाती हैं। सैंग कहती है कि इन दोनों ड्रिंक्स में से एक के अंदर पॉइजन है और एक के अंदर नहीं है, इसमें से आप एक ग्लास को पी लें। ये सब कुछ सुनकर तो डैड बहुत ही हैरान होते हैं। फिर उसके बाद डैड एक ग्लास उठाकर पी लेते हैं और उस ग्लास के अंदर पॉइजन होती है, जिसके बाद डैड की तबीयत खराब होने लगती है। तभी सैंग कहती है कि सॉरी, मैं आपको ये बताना ही भूल गई थी कि इन दोनों ग्लासेस के अंदर पॉइजन थी। अपनी नेक्स्ट लाइफ के अंदर ये स्टूपिड काम कभी भी मत करना। और तभी डैड की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। उसके बाद वो सब लोग फिर से एक ऑक्शन में जाते हैं और वहाँ पर सैंग अपनी पावर्स का यूज करके सब लोगों को बेहोश कर देती है और होंग यान से कहती है कि अब हम लोग अपने प्लान को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, बस हम लोगों को सही डायरेक्शन में चलना होगा। और उधर एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम कियान होता है। कियान कहती है कि मुझे ये बताओ कि ली कैसा है। तो एक मेड बताती है कि ली आजकल एक लड़की के साथ होता है। फिर वो कियान को एक लेडी की पिक्चर भी शो करवाती है और कियान उस लड़की को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सैंग होती है। कियान कह रही होती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की वापस नहीं आ सकती। कियान बहुत ही घबराई हुई होती है। वो ये सब कुछ क्यों कर रही थी ये तो हमें आगे ही चलकर पता चलेगा। और इधर सैंग और ली आपस में बात कर रहे होते हैं। ली कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तभी सैंग कहती है कि फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आ जाती हैं ली की। ग्रैंडपा कहते हैं कि ली, तुम अपनी ग्रैंडमा के साथ बात नहीं करोगे क्या। ली कहता है कि ये मेरी ग्रैंडमा बनने के लायक ही नहीं है और वो कोई और नहीं बल्कि कियान होती है। ली कहता है कि मेरी ग्रैंडमा को तो वैसे भी इमॉर्टैलिटी बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, तो ठीक है, फिर इनको सैंग से मिलना चाहिए। फिर इतने में वहाँ पर सैंग आ जाती है और कियान सैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। सैंग कहती है कि ली, तुम्हारी ग्रैंड मॉम का क्या नाम है। ली बताता है कि इनका नाम चेन है। तो फिर कियान अपने दिल में कहती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर मेरा नाम चेंज हो गया था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि सैंग मुझे पहचान पाएगी। तभी सैंग कहती है कि मुझे ये बताएं कि आपका नाम कियान है ना। ये सब कुछ सुनकर तो कियान बहुत ही हैरान होती है और सैंग कहती है कि मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, प्रीवियस लाइफ के अंदर तो आप मुझसे नील डाउन करके माफी मांग रही थी और मुझसे बस आप ये कह रही थी कि मैं आपको आपकी फैमिली से बचा लूँ, तो आप मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियान सैंग से सॉरी कर रही होती है और वो उससे हेल्प मांग रही होती है। फिर उसके बाद कियान एक आदमी के साथ मीटिंग कर रही थी। वो आदमी उसको कहता है कि अगर तुमने सैंग के साथ गद्दारी की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, इस लाइफ में नहीं लेकिन नेक्स्ट लाइफ में वो तुम्हें ढूंढ लेगी। लेकिन कियान उसकी कोई भी बात नहीं मानती है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंग को स्ट्रेचर पर जबरदस्ती कहीं पर ले जाया जा रहा था और कियान कहती है कि देखना, अब तो मैं हर वक्त जी सकूंगी, अब मेरी लाइफ फॉर एवर होगी और मैं कभी भी नहीं मरूंगी। देन प्रेजेंट सीन में सैंग कहती है कि आपके प्लान्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, लेकिन आप उन प्लान्स के ऊपर सही से अमल नहीं कर पाई। आपको क्या लगा था कि आप मुझे मारने की कोशिश करेंगी और मैं मर जाऊंगी, तो मैं आपको बता दूं कि शायद आप ये बात भूल गई हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ जो कि कभी भी नहीं मर सकता।
और तभी ली कियान का गला दबाने लगता है। कियान कहती है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं। तुम्हारे फादर तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं है। मैंने तुम्हारे फादर को एक ऑर्फनेज से उठाया था। ये सब कुछ सुनकर ली बहुत ही हैरान होता है। सैंग कहती है कि तुम ली की ग्रैंड मदर रियल वाली नहीं हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि ली तुम्हारी बात पर क्यों बिलीव करेगा। तुम जानती हो कि मुझे ये बात भी पता है कि अपने हस्बैंड को मारने वाली तुम खुद थी। कियान कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मेरे पर इल्जाम लगा रही हो। तभी ली अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पता लगवाओ कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ कैसे हुई थी और मेरी ग्रैंडमा के जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं सारे मुझ तक पहुंच जाने चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और कियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर उसके बाद ग्रैंडपा अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाते हैं और ली सैंग से सॉरी करता है। वो कहता है कि तुमने इन सब सालों में बहुत ही ज्यादा सफर किया है, तुम प्लीज इस सब के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी साइड पर नहीं रह सका, मुझे उस वक्त तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। और फिर वो सैंग को हग कर लेता है और फिर उसके बाद वो तीनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और साथ में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सैंग के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारे बैकग्राउंड से रिलेटेड मुझे एक जगह मिली है और तुम लोगों को फौरन वहाँ पर जाना होगा। तो सैंग कॉल कट करने के बाद ली को सब कुछ बता देती है और फिर उसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं। वो लोग अपने नेक्स्ट प्लान को डिस्कस कर रहे थे, इतने में वहाँ पर एक वेट्रेस खाना लेकर आती है और उनको सर्व करती है। जब वो वेट्रेस वहाँ से जाती है तो वो दोनों ड्रिंक करते हैं और दोनों वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर में वेट्रेस वहाँ पर दोबारा आती है और वो कहती है कि तुम लोग मुझे माफ कर देना, लेकिन इस खाने में और इस ड्रिंक के अंदर पॉइजन मिला हुआ था। कम से कम मरने से पहले तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा खाना खा लिया है, इस सब के लिए मुझे ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। फिर इतने में वो दोनों दोबारा से उठ जाते हैं। ये देखकर वो वेट्रेस बहुत ही हैरान होती है और कहती है कि तुम लोग जिंदा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सैंग कहती है कि तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई हूँ कि हमारे इम्यून सिस्टम तो वैसे भी पॉइजन से बने हुए हैं, तो इसीलिए हमें इन पॉइजन से कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद वो वेट्रेस चाकू निकालती है, लेकिन सैंग अपनी एनर्जीज का यूज करके वही चाकू उस लड़की के अंदर घोप देती है और फिर गार्ड्स उस लड़की को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद वो सब लोग शन से मिलने के लिए जाते हैं। शन कहता है कि आपने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी और मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तभी फैंग कहता है कि सैंग, ऐसा कौन सा काम है जो कि तुमने नहीं किया हुआ। मुझे लगता है कि तुम हमारी एंसेस्टर हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारे सारे ही काम कर चुकी हो। फिर इतने में वहाँ पर की आती है और सैंग उसको कहती है कि अब हमें अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकलना है। फिर उसके बाद वो सब लोग एक आदमी से मिलते हैं जो कि उनको उस आइलैंड की क्वालिटीज बता रहा होता है जहाँ पर उन्होंने जाना होता है। और फिर उसके बाद उन सबको स्काई पर एक आइलैंड दिखाई देता है और वहाँ पर कुछ लोग सैंग को ये बात कह रहे होते हैं कि सैंग प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर दोबारा मत आना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तभी की कहती है कि सैंग, ये सब कुछ क्या हो रहा है। सैंग कहती है मुझे लगता है कि इन सारे आइलैंड से मेरा कुछ कनेक्शन जरूर जुड़ा हुआ है। और तभी सैंग की तबीयत खराब होने लगती है। सैंग कहती है मुझे ऐसा लगता है कि उस आइलैंड पर मेरी मॉम थी, लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। और कुछ ही देर में वो आइलैंड डिसअपेयर हो जाता है। फिर इतने में एक आदमी वहाँ पर भागता हुआ आता है और वो सबको बताता है कि कुछ गैंगस्टर्स ने यहाँ पर हमला कर दिया, आप लोग फौरन से भाग जाए वरना आप लोगों की जानों को खतरा हो सकता है। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर लियो आता है और लियो सैंग को कहता है कि मैं तुमसे काफी टाइम बाद मिल रहा हूँ और तुम जानती हो कि मेरे बॉस ने मुझे यहाँ पर भेजा है, वो तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी सैंग उसको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो ली को साइड पर लेकर आती है और उसको सब कुछ बताती है कि लियो कौन है। फिर उसके बाद वो दोनों बॉस से मिलने के लिए जाते हैं और बॉस उनको बताते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ। ली कहता है कि ठीक है, तुम कोऑपरेशन तो करना चाहते हो, लेकिन उसके बदले तुम हमें क्या दे सकते हो। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उनके पास पैसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो सैंग कहती है कि ठीक है, ये सारा सामान हम लोग लेकर जा रहे हैं और कोऑपरेशन की डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। फिर जब वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो एक गार्ड बॉस को बताता है कि मुझे लगता है कि वो आपके साथ स्कैम करके जा चुके हैं। दूसरी तरफ वो तीनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए। इतने में वहाँ पर बॉस अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग मेरे साथ स्कैम कर सको, अब तुम लोग नहीं बच पाओगे। लेकिन सैंग तभी अपनी पावर्स का यूज करके उन सब लोगों को वहीं पर मार डालती है। और फिर उसके बाद ली और सैंग दोनों घर पहुंचते हैं। ली सैंग को एक एनवेलप देता है और कहता है कि जब कियान ने मेरे डैड को और मेरे ग्रैंड डैड को मार डाला था, तभी मेरे ग्रैंडफादर ने एक लेटर अपने हाथ में रखा हुआ था जो कि शायद वो देख नहीं पाई, और इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि कियान ने ही उनको मारा है। और इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि मेरे बायोलॉजिकल फादर किसी पी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं उस पी फैमिली को कहाँ पर ढूंढूं। सैंग कहती है कि फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स को भी बहुत ही जल्द ढूंढ लेंगे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं
तो सैंग के पास कॉल आती है। फिर उसके बाद वो दोनों एक ओल्ड लेडी से मिलने के लिए जाते हैं जिनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो ओल्ड लेडी सैंग को सब कुछ बता देती हैं कि मैं एक प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ और हमारे स्कूल की गर्ल्स बहुत ही बड़े मैस में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ ठीक कर दो। तो सैंग कहती है कि ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ कि असल में क्या मसला है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ रिपोर्टर्स कुछ गर्ल्स के साथ बैड बिहेव कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर सैंग पहुँच जाती है और वो कहती है कि आप लोग किस न्यूज चैनल से आए हैं। तो वो लड़की बताती है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग किस न्यूज चैनल से आए हैं, आप लोग सिर्फ हमें ये बताएं कि इस प्राइमरी स्कूल में क्या हो रहा है। फिर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो सैंग को कहता है कि तुम हमारे मसलों में मत उलझो और तुम्हें चुप करके यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर तभी सैंग कहती है कि यहाँ पर जो कोई भी प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व किए बगैर मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगी और मुझे पता है कि इस स्कूल में ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इस स्कूल का नाम खराब करना चाहते हो। फिर इतने में वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं और वो कहती हैं कि हम लोग भी इसी स्कूल से पढ़ कर गए हैं और इस स्कूल की वजह से हमारे पास अब बहुत कुछ है। इस स्कूल में आने से पहले हम लोग होमलेस हुआ करते थे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हमारे अंदर बहुत सी कैपेबिलिटीज हैं और हम लोग जानते हैं कि ये स्कूल ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा इसके बारे में रूमर्स फैलाई गई हैं। तभी वो आदमी वहाँ से भागने लगता है और ली उसको पकड़ लेता है और सैंग फिर उसको नील डाउन करवाती है और वो आदमी सैंग से रो रो कर माफिया मांग रहा था। वो कहता है कि मुझे मारना मत, मुझे कुछ भी मत करना। और फिर उसके बाद सैंग और ली एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। तो वो आदमी अपने दिल में कहता है कि मुझे उसने सही कहा था, सैंग इमॉर्टल है, इसीलिए इसका ऑरा भी बहुत ही ज्यादा है। फिर उसके बाद सैंग कहती है कि तुम मुझे बताओ साइलेंट के बारे में और तुम जानते हो कि मैं किस साइलेंट की बात कर रही हूँ। तो वो आदमी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो उसको साइलेंट के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं भी उसी आइलैंड को ही ढूंढ रहा था। सैंग कहती है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ कि तुम सब लोग हमारे एनिमी हो और हमसे बदला तुम लोग जरूर लोगे। फिर तभी वो उस आदमी को मारने लगती है तो वो फौरन से वहाँ पर अपने गार्ड्स बुला लेता है, लेकिन सैंग अपनी पावर से उन गार्ड्स को फ्रीज कर देती है और फिर उसके बाद वो उस आदमी को भी फ्रीज कर देती है और वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी वो आदमी अचानक से अपनी नाइफ निकाल लेता है, लेकिन उससे पहले कि वो नाइफ वो सैंग को मारता, ली वो नाइफ उसी आदमी के अंदर ही घुसा देता है। सैंग कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, इसको मारकर हमें कोई भी फायदा ना होता। और ली कहता है कि मैं वैसे ही बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि तुमने मेरे बगैर कितना पेन फील किया है और मैंने अब तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसीलिए ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर उसके बाद तभी सैंग को कॉल आती है और वो दोनों दोबारा से ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाते हैं। ग्रैंडमा सैंग के सामने नील डाउन करके उसे सॉरी कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि मेरी लाइफ के अंदर तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुमसे ना मिल पाऊँ और तुम मुझे याद रखना, कभी भूलना मत। और फिर उसके बाद वहीं पर मॉम की डेथ हो जाती है। ये सब कुछ देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक थी और वो बहुत ही रोए जा रही होती है और सैंग अपने दिल में कहती है कि तुम मेरी एक बहुत ही अच्छी ओल्ड फ्रेंड हो और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। और फिर दूसरी तरफ सैंग पी फैमिली के बारे में पता लगवाने की कोशिश कर रही होती है। इतने में उसके पास फैंग की कॉल आती है और वो उसको फौरन से हॉस्पिटल आने के लिए बोलता है। जब सैंग हॉस्पिटल आती है तो वो देखती है कि ली की तबीयत बहुत ही खराब थी। वो उसकी इंजरी को देखती है जो कि अब ब्लैक होने लगती है। तो वो फैंग को कहती है कि इसको किसी ने पॉइजन दिया है। फैंग कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसका ब्लड पॉइजनस है, इसका इम्यून सिस्टम पॉइजनस है, तो कोई पॉइजन इसके ऊपर कैसे असर कर सकता है। सैंग कहती है कि हाँ ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी इसको पॉइजन दिया गया है और ये किसी और तरह का पॉइजन है, मुझे इस बारे में पता लगवाना ही होगा। मुझे लगता है कि उस नाइफ के ऊपर पॉइजन था जिसकी वजह से इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। फैंग कहता है कि क्या इस पॉइजन का कोई एंटीडोट तैयार हो सकता है। तो सैंग कहती है कि एंटीडोट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मैं इसको ये पिल्स देकर जा रही हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तो फैंग कहता है कि इसको कब तक होश आ जाएगा। सैंग कहती है ये बात मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जाकर जरा पी फैमिली की खबर लेकर आती हूँ। फिर उसके बाद दूसरी तरफ बाई अपने बेटे को ये बात कह रहा होता है कि देखना उसके मरने के बाद सारी की सारी सुपर पावर्स तुम्हारे पास आ जाएंगी और उसका बेटा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। इतने में वहाँ पर सैंग पहुँच जाती है और वो कहती है कि किसी की सुपर पावर्स लेना इतना आसान काम नहीं है। उसको देखकर बाई और उसका बेटा दोनों डर जाते हैं और वो दोनों ही उसके सामने नील डाउन कर लेते हैं। सैंग कहती है तुम लोग मुझे खुद ही बता दो कि तुम लोगों ने पी फैमिली के साथ क्या किया है। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जब फर्स्ट टाइम बाई मिस्टर पी से मिलने के लिए आया था। वहाँ पर उसने मिस्टर पी की वाइफ को देखा था और वो वाइफ उसको बहुत ही अच्छी लगी थी। फिर उसके बाद जब वहाँ से वो छोटा बच्चा जाने लगता है तो वो अपनी पावर्स का यूज करके ऑरेंज को फौरन से उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ देखकर तो बाई बहुत ही हैरान था
पी कहता है कि ये सब कुछ उसने सिर्फ एक मैजिक ट्रिक की वजह से किया है। तो बाई पहले तो उसकी बात पर यकीन कर लेता है, लेकिन फिर उसके बाद बाई एक डीमन से मिलता है और वो डीमन कहता है कि उस बच्चे के पास सुपर पावर्स हैं। तुम सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम इन सुपर पावर्स को लेना चाहते हो। बाई कहता है कि हाँ, मैं इन पावर्स को लेना चाहता हूँ। तो डीमन कहता है कि ठीक है, फिर मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें उस पर अमल करना होगा। और फिर दिखाया जाता है कि बाई दोबारा से पी फैमिली में घुसा हुआ होता है और वो उस पूरी पी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला था। तभी मिसेस पी कहती हैं कि मिस्टर पी किधर हैं, तुम मुझे बताओ। तो बाई उनको बताता है कि मैं उनको मार चुका हूँ और अब मैं तुम लोगों की सारी सुपर पावर्स को अपने पास रख लूंगा, जिसकी वजह से मैं और भी प्रायोरिटाइज और पावरफुल हो जाऊंगा। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर सारी पी फैमिली की डेथ हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बच गया था, जिसको बाद में डीमंस अपने साथ ले जाते हैं। देन प्रेजेंट सीन में बाई कहता है कि वो सब कुछ मेरी गलती थी, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। वो सारे डीमंस पी के बेटे को अपने साथ ले गए थे, मैं नहीं जानता उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था। और फिर तभी बाई को गोली लग जाती है और वहाँ पर ली भी आ जाता है, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। और फिर दूसरी तरफ सैंग ली को एक इंजेक्शन लगाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम्हारे पॉइजन से लड़ने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जब तक मैं कोई एंटीडोट नहीं ढूंढ लेती, तुम्हें इन्हीं चीजों के ऊपर गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जाओगे। ये सुनकर ली स्माइल करता है और फिर उसके बाद वो उसको किस कर देता है। कुछ ही देर में वहाँ पर फैंग आता है और वो कहता है कि हम लोगों को फौरन से एंडल वर्ल्ड जाना होगा, हो सकता है कि हमें वहाँ पर कोई सुराग मिल सके। फिर उसके बाद वो सब लोग एक जगह पर आते हैं और वहाँ पर कुछ ही देर में लियो भी आ जाता है और लियो उसको कहता है कि सैंग, तुम जानती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह इम्पोर्टल होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी हमेशा के लिए जी सकूँ जिस तरह तुम जी रही हो। सैंग कहती है कि तुम्हारे पास भी 200 ईयर्स की लाइफ है, तो ये क्या तुम्हारे लिए बहुत कम है। लियो कहता है कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कम है। मैं जानता हूँ कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर तुमने मुझे बचाया था और तुम मेरी सेवियर भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे जितना जीना चाहता हूँ। सिर्फ तुम और मैं ही परफेक्ट मैच है। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर किसी और को मिल जाओ। आई होप कि तुम मेरी बात को समझ रही होगी। सैंग कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने फिर अंडरवर्ल्ड को क्यों ज्वाइन किया था। लियो कहता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए। तुम काफी साल पहले गायब हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा ढूंढा है और अब बहुत सालों बाद तुम मुझे फाइनली मिल चुकी हो, तो मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोबारा से खो जाओ। और फिर तभी वहाँ पर उनको वो आइलैंड दोबारा से शो होने लगता है। ये सब कुछ देखकर तो लियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सैंग को कहता है कि चलो मैं तुम्हें उस आइलैंड पर लेकर चलता हूँ, फिर उसके बाद मैं भी इमोर्टल हो जाऊंगा एंड देन हम दोनों एक साथ रहेंगे। फिर जब वो सब लोग उसी आइलैंड पर जाते हैं तो उस आइलैंड को देखकर सैंग के सर में बहुत ही दर्द होने लगता है और तभी उसको सब कुछ याद आने लगता है कि पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या हुआ था। उसकी मॉम ने उसको वहाँ से भाग जाने के लिए बोला था। उसकी मॉम उसको ये भी कह रही थी कि वहाँ पर हर कोई उसको मारना चाहता है ताकि वो उसकी इमोर्टैलिटी को हासिल कर सके, और तभी सैंग उस आइलैंड से भाग गई थी। देन प्रेजेंट में ये सब कुछ याद आने के बाद लियो और उसके आदमियों की हालत खराब होने लगती है और वो सब लोग वहीं पर ही मर जाते हैं। फैंग और ली फौरन से भागते हुए सैंग के पास आते हैं। फैंग कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ली कहता है कि ये सब कुछ इसीलिए हुआ था क्योंकि पास्ट लाइफ में इन सब लोगों ने सैंग को मारने की कोशिश की थी और अब हम लोगों को फौरन यहाँ से निकलना होगा। फिर उसके बाद जब वो लोग आइलैंड से वापस आते हैं तो आइलैंड वहीं पर ही गायब हो जाता है और ली की हालत भी खराब होने लगती है। तो सैंग उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे लिए कोई एंटीडोट ढूंढ लूंगी। तुम्हें जो पॉइजन दिया गया है वो बहुत ही बुरा पॉइजन है और वो बहुत ही हार्मफुल है, जिसकी वजह से मैं अभी तक उसका एंटीडोट नहीं ढूंढ पा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और फिर उसके बाद सैंग लिन से मिलने के लिए जाती है। लिन उसको कहता है कि कोई अंदर तुम्हारा वेट कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही मोहतात रहना क्योंकि वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। सैंग कहती है तुम फिक्र मत करो मेरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। फिर उसके बाद वो अंदर जाती है और वो वहाँ पर एक आदमी से मिलती है। वो कहती है कि उस आइलैंड पर जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्या तुम लोग मुझे बताना चाहते हो कि तुम लोग मुझे उस आइलैंड पर क्यों लेकर गए थे। तो फिर वो आदमी कहता है कि हम लोग तुम्हें वहाँ पर सिर्फ इसीलिए लेकर गए थे ताकि हम लोग तुम्हारा ब्लड निकाल सके और उसको पीकर हम लोग भी इमोर्टल हो सके। अगर तुम यहाँ पर ली की जान बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपना ब्लड देना होगा। तब फिर सैंग उसको ओके कर देती है। वो आदमी सैंग को एंटीडोट देता है और साथ एक नाइफ देता है ताकि वो उसको ब्लड दे सके, लेकिन वो नाइफ सैंग उस आदमी के गले पर चला देती है। और फिर उसके बाद वो लिन के पास आती है और लिन को सब कुछ बताती है कि असल में वो क्या कर चुकी है। देन वो कहती है कि ये बात मैं पहले से ही जानती थी कि वो लोग मुझे कभी भी रियल एंटीडोट नहीं देंगे और ये एंटीडोट भी फेक था। ली के साथ क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती और मुझे जल्द से जल्द उसका एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो लिन को एक टैटू दिखाती है। वो कहती है कि उस आदमी में से एक के पास मैंने ये टैटू देखा था। तो लिन कहता है कि ये टैटू तो मुझे बहुत ही फेमिलियर लग रहा है, लेकिन ये मैंने कहाँ देखा है, ये मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद सैंग वही टैटू ली और फैंग को भी दिखाती है।
और फिर इतने में उनके पास लेन की कॉल आती है और लेन उनको बताता है कि मैंने इस टैटू के बारे में पता करवाया है और ये टैटू एक विलेज के लोगों का है। वो विलेज बहुत ही बड़ा नहीं है और तुम लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों को बहुत ही ख्याल रखना होगा क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो सैंग फिर उसको ओके कर देती है और उसके बाद वो तीनों उसी विलेज में आते हैं। फैंग कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ये कैसा विलेज है। इतने में वहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं मरने वाला हूँ लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। और तभी वो गिर के मर जाता है। फैंग कहता है कि क्या इसको इतना अचानक से हार्ट अटैक आ गया और ये मर भी गया, ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो सकता है। सैंग कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर उसके बाद वो लोग एक जगह पर जाते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को बांध कर रखा गया था। उनको कहा गया था कि हम लोग उनको बहुत ही अच्छी और हाईली पेबल जॉब्स देंगे, लेकिन वो सब कुछ उन लोगों की ट्रिक्स थी। फिर वो सारे लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज हम लोगों को छोड़ दो, हम लोगों के साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है। और वहाँ पर एक मास्टर भी होता है जो कि उनके ऊपर मैजिक कर रहा था। फिर इतने में वहाँ पर सैंग और बाकी सब पहुंच जाते हैं और सैंग उस मास्टर से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस मास्टर की एनर्जी सैंग को परेशान कर रही थी। तभी ली उसकी हेल्प करता है और फिर उसके बाद वो सब लोग जब वहाँ से भाग जाते हैं तो सैंग उन बचे हुए लोगों से पूछती है कि तुम लोगों को मेरा ब्लड क्यों चाहिए था। तो वो सब लोग भी यही कहते हैं कि हम लोग इमॉर्टल होना चाहते थे और हमें पता चला है कि तुम्हारे ब्लड पीने से हम लोग इमॉर्टल हो सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग तुम्हारा ब्लड पीना चाहते हैं। सैंग कहती है कि ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं था। इतने में वहाँ पर कुछ और लोग पहुँचते हैं और उनका बॉस सैंग की बॉडी में एक नीडल चबा देता है और वो कहता है कि देखना अब इस पॉइजन से तो तुम मर जाओगी और फिर उसके बाद हम लोग इमॉर्टल हो जाएंगे। तभी सैंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन नीडल्स की वजह से इन पॉइजन्स का मेरे ऊपर कोई असर होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा इम्यून सिस्टम खुद भी पॉइजन से बना हुआ है और मेरे ऊपर पॉइजन असर नहीं करते होते। फिर उसके बाद वही नीडल उठाकर उस आदमी के नेक में चबा देती है, जिसके बाद वो वहीं पर ही मर जाता है और बाकी सब लोग भी उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। फिर सैंग ली को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सैंग ली के साथ हॉस्पिटल में होती है। वो उसके लिए फ्रूट्स काट रही होती है, लेकिन तभी वो अपना हाथ काटने लगती है तो ली उसको रोक लेता है। वो कहता है कि ये सब कुछ तुम क्या किए जा रही हो। सैंग कहती है कि हर कोई कहता है कि मेरा ब्लड पीने से वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है, तो मैं ये बात चेक करना चाह रही थी। मैं तुम्हारे पॉइजन का कोई एंटीडोट तैयार करना चाह रही थी जो कि मैं अब तक नहीं ढूंढ पाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। और फिर तभी वहाँ पर फैंग आता है। वो कहता है कि मैंने वहाँ पर एक आदमी को देखा था जिसका हाथ जख्मी था और शायद वो किसी सुपर पावर की वजह से जख्मी हुआ है, हो सकता है कि वही ग्रिम रीपर हो। सैंग कहती है कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। फिर उसके बाद फैंग और सैंग दोनों ही उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। सैंग कहती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी थी। तो वो आदमी बताता है कि मैं रोड पर एक लोकेशन ढूंढ रहा था, वहाँ पर एक आदमी मुझसे टकराया था और वो मेरे साथ बहुत ही रूड बिहेव करके गया था, लेकिन तभी वो वहाँ पर अपना ब्रेसलेट छोड़ गया था। फिर मैंने वो ब्रेसलेट उठा लिया, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस ब्रेसलेट को मैं कहाँ पर यूज कर सकता हूँ। अगर तुम लोगों को ये ब्रेसलेट चाहिए तो तुम लोग ये लेकर जा सकते हो। फिर उसके बाद सैंग वो ब्रेसलेट लेकर ली के पास आती है और उसको सब कुछ बताती है। ली कहता है कि ठीक है हमें उससे मिलने के लिए जाना होगा। देन वो सब लोग उसी ग्रिम रीपर के घर पर जाते हैं और ली फिर उस ग्रिम रीपर को कहता है कि तुम यहाँ पर काफी टाइम बाद क्यों आए हो। तो वो ग्रिम रीपर बताता है कि मैं तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आया हूँ कि मैं तुम्हें भी एक ग्रिम रीपर बना दूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारी मौत कभी भी नहीं होगी। तुम सोच लो कि तुमने क्या करना है। देन जब वो वहाँ से जाता है तो फैंग कहता है कि तुम लोगों ने उसको मारा क्यों नहीं था। तो फिर वो दोनों बताते हैं कि हम लोग उसको नहीं मार सकते थे क्योंकि वो ग्रिम रीपर की बहुत ही हाई पोस्ट पे है और अगर हम लोगों ने उसको मारा तो हमारे लिए काम बहुत ही खराब हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को खुद कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ सैंग लिन से मिलने के लिए जाती है और वो उसको एक फोटो दिखाती है। तो लिन बताता है कि ये तो मिस्टर पी हैं जो कि ली के डैड हैं। ये सब कुछ सुनकर तो सैंग बहुत ही हैरान होती है। फिर उसके बाद वो लोग सब मिस्टर पी से मिलने के लिए जाते हैं। मिस्टर पी जब वहाँ पर अपने बेटे को देखता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। फिर वो फौरन से एक नाइफ निकाल कर ली को दे मारता है, लेकिन ली कहता है कि शायद आप ये बात भूल गए हैं कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं और इन सब से मुझे कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद ली वही नाइफ निकाल कर अपने डैड को दे मारता है और कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताएं कि असल में क्या हुआ था। तभी डैड फिर बताते हैं कि जब बाई मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था कि क्या मेरा बेटा इमोर्टल हो सकता है, तो तब मैंने पाई को ये बात बताई थी कि तुम जानते हो कि मेरे बेटे के पास सुपर पावर्स हैं और मैं इसकी वजह से बहुत ही परेशान होता हूँ। तो बाई ने कहा था कि मेरे पास एक ग्रिम रीपर की जॉब है और मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे को वहाँ पर भेज दो। ये सुनकर तो बाई बहुत ही खुश हो गया था। फिर कुछ टाइम बाद जब बाई ली के डैड के पास आया था तो उसने उसको बताया था कि मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा सका और ना ही तुम्हारे बेटे को कोई डीमन उठाकर ले गया है। ये सब कुछ सुनकर तो मिस्टर पी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। एंड देन प्रेजेंट सीन में मिस्टर पी कहते हैं कि उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता कि मिस्टर बाई किधर गया और मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ था। तभी सैंग कहती है कि आपने
बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती की है कि आपने बाई पर यकीन किया है। क्या आप जानते हैं कि आपकी वाइफ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बाई था, और आपके बेटे को भी आपसे दूर सिर्फ और सिर्फ बाई ने किया है। वो आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके खुद इमोर्टल होना चाहता था। आपने बहुत ही गलत काम किया है। ये सब कुछ सुनकर डैड को यकीन नहीं आ रहा था। सैंग कहती है कि अब आप अपनी वाइफ के भी कातिल हैं और आपने अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद डैड ली के पास आते हैं और वो उससे कहते हैं तुम बताओ कि मुझे सच क्या है। लेकिन ली उनको धक्का देकर वहाँ से चला जाता है और अब डैड को रिग्रेट हो रहा होता है कि उन्होंने इतने साल कितनी बड़ी गलतफहमी में रहकर गुजार दिए थे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ सॉन्ग और ली दोनों ही ली की मॉम की पिक्चर के सामने खड़े होते हैं और ली अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मैं अब आपका बदला लेकर रहूंगा। जिसने भी आपके साथ गलत किया है वो अब उसकी सजा भुगतेगा और मैं अब आपके मर्डरर्स को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसके बाद वो सब लोग एक सेरेमनी में आते हैं। जब वो सब लोग अंदर जाते हैं तो फैंग कहता है कि क्या यहाँ पर सारे लोग सिर्फ सुपर पावर्स के लिए आए होंगे। तो ली बताता है कि हाँ, ये ह्यूमन नेचर है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा ग्रीडी होते हैं और यहाँ पर सारे लोग सिर्फ इसीलिए आए हैं ताकि वो इमोर्टल हो सके और सुपर पावर्स ले सके। फिर इतने में शो स्टार्ट होता है और सैंग को स्टेज पर बुलाया जाता है ताकि वो इस ग्रिम रिपर के अंदर छुरा घूम सके और सबको यकीन आ जाए कि वो सच में ग्रिम रिपर है भी सही या फिर नहीं। तो सैंग उसके अंदर छुरा घोंपने लगती है लेकिन वो नहीं घूम पाती। फिर उसके बाद स्टेज पर ली जाता है और वो उस ग्रिम रिपर के अंदर छुरा घूम देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे गेस्ट ये बात करने लगते हैं कि ये तो नकली है। और कुछ ही देर में वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम मोयान होता है। सैंग कहती है कि ये मोयान कौन है। तो फैंग बताता है कि सारी सुपर पावर्स को कंट्रोल करने वाली यही औरत है। फिर इतने में वो औरत एक एंटीडोट निकालती है और ली को कहती है कि ये एंटीडोट पीने के बाद तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि तुम ग्रिम रिपर बनोगे। तो फिर ली उसको ओके कर देता है। वो उस एंटीडोट को खाता है और फिर उस लेडी से हाथ भी मिला लेता है। फिर उसके बाद वो उसके कान में कहता है कि ये तुम्हारी भूल है कि मैं ग्रिम रिपर बनूंगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तभी वो लेडी अपने गार्ड्स को कहती है कि इनको मार डालो, लेकिन सैंग अपनी पावर्स का यूज करके उन गार्ड्स को ही मार डालती है और वो लेडी फौरन वहाँ से भाग जाती है। फैंग और वो सब लोग उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी। तभी फैंग कहता है कि वो किधर गई है। तो सैंग बताती है कि वो गायब हो गई है और तभी ली की तबीयत खराब हो जाती है। फिर उसके बाद उसको दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फैंग और सैंग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तभी डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और वो सैंग को बताते हैं कि ली की पूरी बॉडी में टॉक्सिन फैल चुका है और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हो सकता है कि हमें उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़े क्योंकि इसके अलावा उनके बचने के कोई चांसेस नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ सैंग ली के साथ बैठी हुई होती है। तभी ली को होश आता है और ली कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना लाइक करती हो। तुम फिक्र मत करो और ना ही रो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और फिर उसके बाद सैंग लेन को कॉल करके एक्यूपंक्चर के लिए नीडल्स मंगवाती है और कुछ देर बाद वो ली का एक्यूपंक्चर करती है। वो उसको कहती है कि इससे तुम्हारी रूट कॉज का तो खत्म नहीं होगा लेकिन तुम्हें उस पेन से रिलीफ मिल जाएगा जो कि तुम अपनी बॉडी में फील कर रहे हो। तो फिर ली उसको थैंक्स करता है और फिर तभी सैंग को कुछ याद आता है। वो फौरन वहाँ से भागती है और वो ली को कॉल करके भी कह देती है कि तुम मुझसे उस फैक्ट्री में मिलना। और फिर दूसरी तरफ फैंग को दिखाया जाता है जो कि पिस्टल लेकर उसी लेडी से मिलने के लिए जाता है। वो लेडी उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग मान गए हो क्या। फैंग कहता है कि हम लोग तुम्हारी बात कभी भी नहीं मान सकते लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर मार जरूर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि दूर से सब कुछ लेन और कुछ और लोग भी देख रहे थे। तभी वो लेडी फैंग को कहती है कि मेरी नजरें तुम लोगों पर होती हैं और तुम लोग मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो। और फिर उसके बाद वो लेडी एक ड्रग पी लेती है। फैंग कहता है कि इस ड्रग से तुम मुझे ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हारे पास बहुत सुपर पावर्स हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूंगा। फिर तभी वो उस लेडी पर शूट भी करता है लेकिन उस लेडी पर कोई भी असर नहीं होता और वो लेडी उसको अपनी पावर्स से मारने ही वाली होती है। लेकिन इतने में वहाँ पर सैंग, लेन और बाकी सब लोग पहुँच जाते हैं। फैंग उन सबसे कहता है कि इस लेडी ने मुझे बुली किया है, अब तुम लोग इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। और फिर वहाँ पर बाकी सब लोग उन गार्ड्स और उस लेडी पर डोमिनेंट हो जाते हैं। गार्ड्स तो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन वो लेडी सैंग को मारने के लिए अपनी नाइफ निकाल लेती है लेकिन सैंग अपनी पावर्स से वो नाइफ उसी की तरफ मोड़ देती है। फिर उसके बाद सैंग उसे कहती है कि मुझे बता दो कि एंटीडोट किधर है। तो वो लेडी कहती है कि ये बात मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगी। लेकिन तभी वो नाइफ उस लेडी के हाथ से छूट जाती है और वो वहीं पर ही गिर जाती है। तभी फैंग उस लेडी के पास से एक एंटीडोट लेकर आता है और सैंग उस एंटीडोट को चेक करती है। फिर उसके बाद वो उस एंटीडोट को ली के पास लेकर जाती है। ली कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको खा लूँ। सैंग कहती है कि मैं नहीं जानती कि इसको खाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। ली कहता है कि जो कुछ भी होगा लेकिन इससे बुरा नहीं होगा जो कुछ अब मेरे साथ हो रहा है। फिर उसके बाद वो एंटीडोट को खा लेता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। देन थोड़ी ही देर में वो डिसअपेयर हो जाता है। ये सब कुछ देखकर फैंग तो बहुत ही हैरान था। फिर उसके बाद सैंग सब कुछ लिन को बताती है और लिन कहता है कि मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो कैसे सकता है। और फिर उसके बाद सैंग एक आदमी के पास जाती है और वो उसको वही ब्लड स्टोन दिखाती है। तो वो आदमी उसको बताता है कि ये ब्लड स्टोन इस चीज का सैंपल है कि जिसके पास भी ये ब्लड स्टोन होगा उसकी डेथ हो जाएगी।
ये ब्लड स्टोन डेथ को रिसेंबल करता है और मुझे लगता है कि ली के साथ भी यही सब कुछ हुआ है। अभी वो जिंदा तो है लेकिन वो हम लोगों को नजर नहीं आएगा। वो किधर है उसको हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ हम लोगों को ली को दिखाया जाता है जो कि अब एक डीमन को ओबे कर रहा था और डीमन अब उसको जो कुछ करने के लिए बोलेगा वो उसकी बात को मानेगा। इधर वो आदमी सैंग को बताता है कि अब तक तो ली डेथ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुका होगा क्योंकि वो डीमन सब कुछ यही चाहते थे। सैंग कहती है मैं कुछ भी करके ली को वापस लाना चाहती हूँ। तो वो आदमी कहता है कि ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर उसके बाद वो दोनों एक जगह पर आते हैं। पहले वो आदमी वर्शिप करता है और फिर वो सैंग को कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुमने जो भी करना है तुम सोच समझ कर करना और तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो सैंग फिर उनको ओके कर देती है और फिर दूसरी तरफ वहाँ पर लिन और फैंग को भी दिखाया जाता है। जब उन दोनों को पता चलता है कि वहाँ पर गार्ड्स आ रहे हैं तो वो भी दोनों फौरन से भागते हुए सैंग के पास जाते हैं और उसको सब कुछ बता देते हैं। इनमें गार्ड्स आकर कहते हैं कि वो ब्लड स्टोन हमें दे दो और उसके ऊपर कुछ भी मत करना। लेकिन सैंग उन सबको अपनी पावर से हरा देती है और फिर सही टाइम आने पर वो लोग उस ब्लड स्टोन की वजह से वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ली होता है। एंड देन वो सब लोग ली के पास जाते हैं। ली अब एक डीमन के कब्जे में होता है और फिर जब डीमन उसको कहता है कि तुम इस लड़की से लड़ो तो ली उसके बाद फिर सैंग से लड़ता है। सैंग कहती है कि क्या तुम मेरे दुश्मन बनना चाहते हो और ये बात सुनकर ली को याद आने लगता है कि दुनिया में वो सैंग के साथ क्या वादा करके आया था। लेकिन फिर भी वो सैंग से लड़के उस ब्लड स्टोन को हासिल तो कर लेता है लेकिन वो उस ब्लड स्टोन को उस डीमन को नहीं देता। वो डीमन कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, फौरन से वो ब्लड स्टोन मुझे दो। ली कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि इस ब्लड स्टोन के खत्म होते ही हर चीज डिसअपेयर हो जाएगी, तुमने मुझसे यही बात की थी ना। डीमन कहता है कि बकवास बंद करो और अपना ब्लड फौरन से मुझे डोनेट कर दो। ली कहता है कि अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है, अगर मैं इस ब्लड स्टोन को खत्म कर दूं तो यहाँ पर तुम, मैं और हर चीज खत्म हो जाएगी, हर चीज डिसअपेयर हो जाएगी। तभी डीमन कहता है कि तुम जो कुछ चाहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देखो तुम ये ब्लड स्टोन मुझे दे दो, ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। क्या तुम ये बात जानते हो कि इस ब्लड स्टोन को खत्म करने से तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी खत्म हो जाएगी, तुम दुनिया में मर जाओगे और तुम यहाँ पर ही रह जाओगे। और फिर तभी ली उस ब्लड स्टोन को खत्म कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर सारे डीमंस गायब हो जाते हैं और ली, सैंग और वो दोनों भी गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद दुनिया में सैंग, फैंग और लिन तो जाते हैं लेकिन वहाँ पर ली नहीं होता। सैंग बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और फैंग और लिन को भी यकीन नहीं आ रहा था कि अब ली उनके दरमियान नहीं रहा है। फिर तभी ली उसको कहता है कि सैंग तुम बिल्कुल भी मत रोना, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं दुनिया में तो नहीं आ सकता लेकिन तुम मेरे पास मिलने के लिए जरूर आ सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम बाहर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन तुम अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा मिस करोगी, लेकिन तुम मेरे लिए सैड बिल्कुल मत होना। मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, मैं जानता हूँ कि मेरी जगह हेल्थ के अलावा और कहीं पर भी नहीं है और शायद मैं इसी काबिल हूँ कि मेरी डेथ हो जाए। मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकता हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो वादा पूरा नहीं कर पाया। तुम अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तुम अब ज्यादा टाइम तक मेरे साथ बाउंड नहीं रह सकोगी, तुम्हें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा और तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। मैंने जो टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड किया है वो सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम था लेकिन शायद उस टाइम का एंड हो चुका है। लेकिन तुम ये बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे नहीं भूल पाओगी। और फैंग और लेन, तुम सब लोग भी अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। और फिर उसके बाद ली गायब हो जाता है। ये सब कुछ देखकर सैंग बहुत ही ज्यादा सैड होती है और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद हम लोग सैंग को देखते हैं जो कि अपने दिल में कह रही होती है कि उस इंसिडेंट के बाद मैंने हर चीज को छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मैं फैंग और लेन को भी छोड़कर आ चुकी हूँ। अब मेरी लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ में अब ली ही नहीं रहा और अब मैं कौन हूँ मैं ये बात भी नहीं जानती हूँ। लेकिन फिर तभी उसका नेकलेस दोबारा से ब्लिंक करता है और वो स्काई पे दोबारा से उसी आइलैंड को देखती है और उसको देखकर वो स्माइल करती है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।